नमस्कार दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स 7 और 8 फरवरी 2026 को होने वाले सीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए समझिए एक रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल। आज हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे जरूरी चैप्टर लर्निंग डिसेबिलिटीज को न सिर्फ समझेंगे बल्कि कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स भी सीखेंगे कि सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स पक्के हो जाएं। हमारा मिशन है अधिगम अक्षमता को रटना नहीं बल्कि समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। हाँ, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। इसका सीधा सा मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों। बिल्कुल। और इसका जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो ये है कि सिस्टम को बच्चे के अनुसार बदलना है, बच्चे को सिस्टम के अनुसार नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो गलती बच्चे की नहीं, सिस्टम की है। एकदम सही। हमें अपनी टीचिंग मेथड्स को, अपने तरीकों को बच्चे की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा। और क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई गिफ्टेड है, कोई एवरेज, तो कोई स्पेशल नीड्स वाला। जी, और हमें सबको साथ लेकर चलना है। इसीलिए एक टीचर को अब डिक्टेटर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता बनना है, जो बच्चों को सीखने में मदद करे। एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि अलगाव मतलब सेग्रीगेशन प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ है। बच्चों को अलग थलग करना सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज पर। सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया मतलब तारे जमीन पर वाला ईशान अवस्थी, अक्षर नाचते हुए दिखते हैं। हाँ, उस फिल्म में काफी जागरूकता फैलाई है। इसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वो अक्षरों को ठीक से पहचान नहीं पाते। जैसे बी को डी पढ़ लेना या 100 को वॉस पढ़ लेना। जी, ये मिरर इमेज कंफ्यूजन इसका सबसे आम लक्षण है। लेकिन ये सिर्फ देखने की समस्या नहीं है, ये दिमाग की प्रोसेसिंग से जुड़ी है। अच्छा, तो इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। डिसलेक्सिया में एक शब्द है लेक्सिया। ये सुनने में कैसा लगता है? लेक्सिया, अलेक्सा जैसा या लेक्चर जैसा? सही पकड़ा। और लेक्चर या अलेक्सा का काम क्या है? बोलना, सुनना और पढ़ना। अरे वाह! तो बस डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग प्रॉब्लम। ये तो कमाल की ट्रिक है। अब आते हैं डिसग्राफिया पर। ग्राफिया, इसमें ग्राफ शब्द है। बिल्कुल। और हम ग्राफ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? लिखने के लिए या कुछ बनाने के लिए? तो बस डिसग्राफिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है और उनकी हैंडराइटिंग अक्सर बहुत खराब होती है। अच्छा, मतलब वो लाइनों के ऊपर नीचे लिखते हैं? हाँ, और उन्हें पेन ठीक से पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनकी फाइन मोटर स्किल्स मतलब उंगलियों की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर होती है। समझ गया। तो ग्राफ मतलब राइटिंग प्रॉब्लम, बहुत आसान है। अब अगला डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया, ये तो कैलकुलेटर जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और कैलकुलेटर का संबंध किससे है? मैथ से। तो डिसकैल्कुलिया एक मैथ डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों को गणित और अंकों को समझने में दिक्कत होती है। मतलब जोड़ घटाव में गलती करना। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, उन्हें समय देखने, पैसों का हिसाब करने में भी परेशानी होती है। उनकी नंबर सेंस बहुत कमजोर होती है। जैसे वो ये नहीं समझ पाते कि 8 बड़ा है या 5। ओके, तो डिसकैल्कुलिया इज इक्वल टू मैथ प्रॉब्लम। ये तीनों तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब कुछ और शब्द हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे डिस्फेसिया। डिस्फेसिया, इसमें फेजिया आ रहा है। हाँ, फेसिया शब्द को आप फंसना से जोड़कर देखिए। फंसना मतलब? जब बच्चा बोलने में फंस जाए, यानी अपने विचारों को ठीक से बोलकर व्यक्त न कर पाए, तो उसे डिस्फेसिया होता है। ये एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। जब विचार जुबान पर आकर फंस जाएं, ये बढ़िया है। और एक और था डिस्प्रेक्सिया। हाँ, डिस्प्रैक्सिया। इसमें प्रैक्सिया शब्द को प्रैक्टिस या मसल से जोड़िए। प्रैक्टिस, मसल। इसमें ब्रेन जो है वो मांसपेशियों को यानी मसल्स को सही सिग्नल नहीं दे पाता। ये एक मोटर स्किल से जुड़ा विकार है। इसका कोई उदाहरण? जैसे जूते के फीते ना बांध पाना या शर्ट के बटन न लगा पाना। दिमाग को पता है कि क्या करना है, पर हाथ वो कर नहीं पाते। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। समझ गया। तो प्रैक्सिया मतलब प्रैक्टिस और मसल रिलेटेड प्रॉब्लम। अब एक बहुत ही कॉमन चीज पर आते हैं जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है, ADHD। हाँ, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
मतलब बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य लक्षण हैं। इनअटेंशन यानी ध्यान न दे पाना, हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा हलचल करना, और इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे काम करना। तो ऐसे बच्चे की क्लास में मदद कैसे की जा सकती है? सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे बच्चे को क्लास में सबसे आगे फ्रंट रो में बैठाएं। ताकि उसका ध्यान कम भटके। जी, और कोई भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश देना हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों मतलब चंक्स में दें, एक बार में सब कुछ न बोलें। और उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में बिजी रखना भी शायद मदद करता होगा। हाँ, बहुत मदद करता है, उनकी एनर्जी को सही दिशा मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्वलीनता, इसका मतलब है स्व में लीन रहना, मतलब अपनी ही दुनिया में खोए रहना। इन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है? सबसे बड़ी चुनौती होती है सोशल कम्युनिकेशन में, मतलब सामाजिक संचार में। वो अक्सर आई कांटेक्ट करने से भी बचते हैं। और इनमें रेपिटेटिव बिहेवियर भी देखा जाता है ना, मतलब एक ही काम को बार बार दोहराना। हाँ, सामाजिक मेलजोल में भी उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। तो इनके लिए क्लास में क्या किया जा सकता है? इनके लिए विजुअल स्केड्यूल्स का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। विजुअल शेड्यूल मतलब चित्रों के माध्यम से उनका डेली रूटीन बताना कि अब ये करना है, इसके बाद ये। इससे उन्हें एक स्ट्रक्चर मिलता है और घबराहट कम होती है। और उनका रूटीन फिक्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव से उन्हें परेशानी होती है। ये तो हुई दिमागी चुनौतियों की बात, कुछ शारीरिक और संवेदी चुनौतियां भी तो होती हैं। जी बिल्कुल, जैसे दृष्टिबाधित मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए हम स्पर्श सामग्री यानी टैक्टाइल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रेल लिपि या ऑडियो बुक्स भी। हाँ, और उन्हें आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। और जिन्हें सुनने में दिक्कत हो यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनसे बात करते समय हमेशा उनकी तरफ मुंह करके बोलना चाहिए ताकि वो लिप रीडिंग कर सकें। और चित्र, मैप्स जैसे विजुअल एड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी को चलने फिरने में दिक्कत हो, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो उनकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए और स्कूल में रैंप्स और व्हील चेयर की सुविधा जरूर होनी चाहिए। इन सब चीजों को लागू करने के लिए कोई कानूनी ढांचा भी तो होगा। बिल्कुल, RPWD एक्ट 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। अच्छा, इसने पुराने PWD एक्ट 1995 को बदला था, है ना? जी, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। 21 मतलब काफी चीजें शामिल की गई। हाँ, इसमें एसिड अटैक विक्टिम्स और बौनापन यानी ड्वार्फिज्म को भी विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया। और हमारी नई शिक्षा नीति NEP 2020 वो भी तो इसी बारे में बात करती है। हाँ, NEP 2020 का नारा ही है एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल। ये स्टैंडर्डाइज करिकुलम की जगह फ्लेक्सिबल करिकुलम पर जोर देती है, मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं, लचीला पाठ्यक्रम। और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की नहीं। मतलब सीखने के लिए आकलन, न कि सीखने का आकलन। ये सब करने के लिए एक टीचर के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार है UDL यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। UDL ये क्या है? UDL का मतलब है हर बच्चे के लिए सीखने के मल्टीपल वेज यानी बहुविध तरीके अपनाना। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। UDL के 3 स्तंभ हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति। मतलब कंटेंट को सिर्फ टेक्स्ट में नहीं बल्कि ऑडियो, वीडियो, ब्रेल हर रूप में दिखाना। ठीक है। दूसरा है एंगेजमेंट यानी संलग्नता, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार एक्टिविटीज देना ताकि वे जुड़ाव महसूस करें। और तीसरा है एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, बच्चों को अपना ज्ञान सिर्फ लिखकर नहीं बल्कि बोलकर या कुछ करके दिखाने का भी मौका देना। अरे वाह, ये तो एक मल्टी सेंसरी अप्रोच है जिसमें देखना, सुनना, छूना सब शामिल है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, CTET एग्जाम हैक्स। कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जो हमें सही जवाब पहचानने में मदद करें। हाँ, ये बहुत काम आते हैं। सबसे पहले नेगेटिव वर्ड्स जिनसे बचना है। जैसे अगर ऑप्शन में सेग्रीगेशन, अलग करना, लेबलिंग, नामकरण, रोट मेमोराइजेशन, रटना, स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत, कंपैरिजन, तुलना या पनिशमेंट, दंड जैसे शब्द दिखें तो वो ऑप्शन ज्यादातर गलत होता है। ओके, इनसे बचना है। और पॉजिटिव वर्ड्स कौन से? अगर ऑप्शन में इंक्लूसिव, समावेशी, फ्लेक्सिबल, लचीला, वैरायटी, विविधता, स्कैफोल्डिंग, पाढ़े ढांचा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना या चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित
जैसे शब्द दिखें तो वो ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। चलिए इसे एक प्रश्न पर लगाकर देखते हैं। ठीक है। प्रश्न है, एक छात्र 31 को 13 लिखता है और बी और डी में भ्रमित होता है। यह क्या है? ऑप्शन है ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया, डी ऑटिज्म। बहुत अच्छा सवाल है। यहां लिखता है शब्द है तो पहली नजर में डिस्ग्राफिया लग सकता है। सही कहा। लेकिन असली समस्या क्या है? मिरर इमेज की। और ये समस्या रीडिंग और प्रोसेसिंग से शुरू होती है। अच्छा, सीटेट एग्जाम में बी उलटने को हमेशा डिसलेक्सिया ही माना जाता है। यह एक पढ़ने की गलती है जो लिखने में दिखाई दे रही है। तो अगर सिर्फ खराब हैंडराइटिंग की बात होती तब डिस्ग्राफिया होता। बिल्कुल। यहाँ समस्या प्रोसेसिंग की है, इसलिए सही उत्तर है बी डिसलेक्सिया। एकदम सही। तो सीटेट 2026 के लिए सक्सेस मंत्र क्या है? पहला मंत्र, चाइल्ड इज सुप्रीम। बच्चा भगवान है। गलती सिस्टम की हो सकती है, बच्चे की नहीं। दूसरा मंत्र, इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें बच्चों के प्रति सिंपैथी नहीं, एम्पैथी रखनी है। मतलब उनके दर्द को महसूस करना है, सिर्फ अफसोस नहीं करना। तीसरा मंत्र, एक क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। रीडिंग इज इक्वल टू लेक्सिया, राइटिंग इज इक्वल टू ग्राफ, मैथ इज इक्वल टू कैलकुलेटर और मसल मोटर इज इक्वल टू प्रैक्सिया प्रैक्टिस। और चौथा और आखिरी मंत्र, कॉन्फिडेंस। आपने सब पढ़ लिया है, जीत पक्की है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन सभी मेमोनिक्स को रिवाइज करते रहें। हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, राज सर की इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है और कमेंट में लिखें अब की बार सीटेट पास। और हाँ, एडू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।